गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम एस्टेट टीजीटी साइंस 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आपने बड़े ही पेशेंस के साथ ये क्लास अटेंड करनी है। फर्दर अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि जितनी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे। आपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप अपकमिंग एस्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो। इस चैनल पे आपको एस्टेट पीजीटी फिजिक्स, एस्टेट टीजीटी साइंस, एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स और एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स का कंटेंट अवेलेबल रहेगा। फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए भी ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी टीचिंग एग्जाम है जैसे केवीएस, एनवीएस, एपीएस, ईएमआरएस और DSSB की प्रिपरेशन के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। प्ले स्टोर पे ऐप है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स के नाम से, उस पे आपको पीजीटी फिजिक्स का जो कंटेंट है वो अवेलेबल रहेगा। एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का जितना भी थ्योरी का कंटेंट है और जितने भी उनकी एप्लीकेशन है वो सब उस कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप एस्टेट पीजीटी फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हो। फर्दर एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए भी हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जो हमारी ऐप है उस पे। उसमें आपको जो फिजिक्स सेक्शन है उसका कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट अवेलेबल रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल की जो मोशन है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल की आपको ना एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू गिवन है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना गिवन आपको? 3 सेंटीमीटर गिवन है। टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर एक पार्टिकल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है? जो एक्सेलेरेशन है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यहां पे क्या इंडिकेट करता है कि जिस तरफ ना एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और इस तरीके से एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज करोगे एक्सेलेरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। यहां पे ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं। आप इसको डिस्प्लेसमेंट को एक्स से भी डिनोट कर सकते हो गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको गिवन है 12 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, जिसका हम टाइम पीरियड के फॉर्मूला में यूज करेंगे। एक्स ये डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है इक्विलिब्रियम पोजीशन से 3। यहां से जब आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो आपको मिलेगी 4, और फर्दर ओमेगा की वैल्यू आपको मिलेगी 2, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू आपको 2 गिवन है इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया ना, पाई आ जाएगा और ये आंसर आएगा आपका सेकंड में। पाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है 3.14 सेकंड। सो इस तरीके से टाइम पीरियड की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ये क्वेश्चन बिलोंग करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। उसमें हमने एक्सेलेरेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट की, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की, और फाइनली टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होल्ड करता है उससे टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है प्रोजेक्टाइल मोशन से। एक प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आपको ना हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू की बना है आर। रेंज की वैल्यू इन्होंने बताया हुआ है, रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली हम एक एम मास के ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी यू प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में थीटा डायरेक्शन में। ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ना वो ग्राउंड को जिस पॉइंट पे दोबारा टच करता है, जब वो एक्चुअली ग्राउंड पे हिट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि इन दो पॉइंट के बीच के गैप को। और जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव करता है, क्योंकि ना ये एक वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है मोशन के दौरान, तो जितना ये मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा उस मैक्सिमम हाइट को क्या कहा जाएगा, इसकी मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब हमने रेंज और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने यहाँ पे ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, जिस एंगल से उसको थ्रो किया था, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 4 अंडर रूट 2 है, यू स्क्वायर बाई जी से यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 टाइम्स, और डिवाइड में आपको 2 भी गिवन है, इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 को इधर ले आओगे, ये बन जाएगा आपके पास 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। कोस डिवाइड में चला जाएगा, इधर आपके पास बन जाएगा tan ऑफ थीटा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अभी तो फिलहाल यहाँ पे ना साइन थीटा ही आएगा, अभी हमने ये कोस डिवाइड नहीं किया। जब आप डिवाइड करोगे टेंजेंट थीटा कोस राइट साइड में जाके साइन में डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। 3 इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा। अब टेंजेंट फंक्शन में ना टेबल में अगर आप देखोगे कितने एंगल पे आपको 1 बाय रूट 3 मिलती है, ये आपको मिलती है 30 डिग्री के एंगल पे, यानी कि 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। होप आपको ये क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक सोर्स है साउंड का जिसकी आपको ना फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू 600 हर्ट्ज इज प्लेस इनसाइड वाटर। इस सोर्स को ना जब आप वाटर के अंदर रखते हो, स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर, वाटर की जो स्पीड है वो साउंड के अंदर आपको गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। हमने जो साउंड का हमारा सोर्स है उसको हमने वाटर के अंदर ना सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, और वहां से जो उसकी स्पीड मेजर किया है, साउंड की जो स्पीड है पानी के अंदर वो गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। फर्दर जब उसको एयर में पुट करोगे तो साउंड की स्पीड जो एयर में आपको गिवन है वो है 300 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर इन एयर। अगर एक ऑब्जर्वर ना एयर में है, सबसे पहले जैसे ये वाटर है जहां पे हमने ना उस सोर्स को पुट किया हुआ है, ये सोर्स है जो साउंड वेव क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और ये एयर है जहां पे ना ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहा है। जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, जो सोर्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स। आपने ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आपके पास सोर्स ऑफ साउंड हो, सेकेंडली सोर्स ऑफ लाइट हो, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सोर्स की, चाहे वो सोर्स ऑफ साउंड हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, चाहे वो सोर्स ऑफ लाइट हो, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। किस सिचुएशन में, मीडियम के चेंज होने से, चाहे डेंसर मीडियम हो, चाहे रेयर मीडियम हो, चाहे वाटर हो, चाहे
एयर मीडियम हो चाहे ग्लास मीडियम हो, जो फ्रीक्वेंसी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है सोर्स की, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वाटर के अंदर, वही सेम उसकी फ्रीक्वेंसी एयर के अंदर होगी। और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है, 600 हर्ट्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज योर रिक्वायर्ड ऑप्शन। एक बात और, यहाँ पे जो एयर के अंदर उसकी जो स्पीड है और साउंड वाटर के अंदर जो स्पीड है साउंड के सोर्स की, वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे स्पीड के अंदर डिफरेंशिएशन क्यों आया, क्योंकि बेसिकली जो साउंड वेव है उनकी स्पीड, जो उनकी वेलोसिटी है किसी भी मीडियम में, वो मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, जो साउंड वेव की जो मैक्सिमम स्पीड होती है, साउंड वेव की मैक्सिमम स्पीड होती है सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। फर्दर उससे कम होती है वाटर के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो लिक्विड के अंदर, क्योंकि लिक्विड की इलास्टिसिटी सॉलिड से कम होती है। फर्दर सबसे कम जो स्पीड होती है साउंड वेव की, वो एयर के अंदर होती है, द लेस इलास्टिक सब्सटेंस। लेकिन फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करते हो, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम रहेगी। फ्रीक्वेंसी अगर आप सॉलिड में मेजर कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी चाहे आप लिक्विड में मेजर कर रहे हो, और फ्रीक्वेंसी अगर आप एयर में मेजर कर रहे हो, वो सेम रहेगी, क्योंकि वो क्या है, सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोर्स के नेचर को डिफाइन करती है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता सोर्स का नेचर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय। बेसिकली किसी भी वेव का जो ट्रांसवर्स नेचर है उसको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, उसको डिटेक्ट करने की टेक्निक होती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज ए मेथड विच डिटेक्ट ए वेव आइदर इट इज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। अगर एक वेव ट्रांसवर्स नेचर होगी तो उसका पोलराइजेशन किया जा सकता है। ट्रांसवर्स वेव जो होती है, दो तरीके की वेव एग्जिस्ट करती हैं। पहली तो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो जिस डायरेक्शन में वेव पे बेसिकली अगर हम बात करें सोर्स से वेव ओरिजिनेट हो रही है, तो डिस्टरबेंस का प्रोपेगेशन होता है, और उसी डायरेक्शन में क्या होती है, पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है। जो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जहां पे ना वेव का प्रोपेगेशन एग्जिस्ट करता है, वो तो होती है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है उनकी वाइब्रेशन और जो वेव का प्रोपेगेशन, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन होता है ट्रांसवर्स नेचर में। और पोलराइजेशन में भी आपको पता ही है कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट है, इनिशियली जो उसकी वाइब्रेशन है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है। अगर आप इसको एक ना पोलरॉइड से पास कर दोगे, तो पोलरॉइड से पास करने में इसकी जो, आप इसको ना एक डायग्राम और से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। मान लीजिए एक तो आप इसको ना जैसे डॉट मैंने बनाया, ये तो इसकी ना विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इसकी वाइब्रेशन है, यानी कि प्लेन में इनवर्ड और आउटवर्ड, और ये प्लेन में अप और डाउन। अब जब आप इसको एक ना पोलरॉइड से पास करते हो, हम जब बेसिकली यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं, तो पोलरॉइड क्या करेगा, इसकी वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये देखिए इस तरीके से, और एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में जो इसके कंपोनेंट है उनको ना एब्जॉर्व कर लेगा और प्लेन पोलराइज लाइट बना देगा। तो ये जो लाइट है ये क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट है। सो पोलराइजेशन किसको डिटेक्ट करता है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज, एक आपको एलसीआर सर्किट गिवन है, इन्होंने बोला कि आपने ना कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया, कैपेसिटेंस की वैल्यू को ना 5 टाइम्स बढ़ा दिया फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो एलसीआर सीरीज सर्किट में होल्ड करती है जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है, यानी कि XL इज इक्वल टू XC, ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। रेजोनेंस कंडीशन इन केस ऑफ ए LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट आपको गिवन है। L का मतलब है इंडक्टर, C का मतलब है कैपेसिटर, और R का मतलब है रेजिस्टर। ये एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है,
और इसमें रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, जब सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और उसका जो नेट इंपीडेंस है उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अगर आप इसके ना टोटल इंपीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ये एल है, ये सी है और ये आर है, इसका जो टोटल इंपीडेंस है या जो इसका ओपोज है उसकी वैल्यू ये होल्ड करती है अंडर रूट के अंदर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। रेजोनेंस में क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी जब आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल पुट करोगे, ये पार्ट उसका जीरो बन जाएगा, तो उसका नेट जो इंपीडेंस है, उसका जो ओपोज ऑफर टू द करंट है, वो सिर्फ ना रेजिस्टेंस के रेजिस्टर के इक्वल एग्जिस्ट करेगा, इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल एग्जिस्ट करेगा। और यही क्या होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है। अब इन्होंने बोला रेजोनेंस में एक्सएल को आपने एक्ससी के इक्वल पुट कर दिया, एक्सएल की वैल्यू होल्ड करती है ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू होल्ड करती है 1/ओमेगा सी। अब इन्होंने बोला यहां से अगर आप ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हो ओमेगा आर, तो ओमेगा आर की वैल्यू आपके पास आती है 1/√LC, क्योंकि इधर आगे ना ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। अब इन्होंने बोला ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी सर्किट के लिए। अब इन्होंने बोला कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब कांस्टेंट रहेगी, जब अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है L इंटू सी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। अब इन्होंने कहा है कैपेसिटर की वैल्यू को 5 टाइम्स बढ़ा दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को सेम करने के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू के अंदर कितना चेंज करना पड़ेगा। अगर कैपेसिटर की वैल्यू 5 टाइम्स बढ़ाते हो और आपको एक ना कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, तो जो इंडक्टर की वैल्यू है उसको आपको 1/5 करना पड़ेगा, ताकि 5 से 5 कैंसिल होके L इंटू सी दोबारा फिर कांस्टेंट वैल्यू आपको प्रोवाइड करे। यानी कि जो इंडक्टर की नई वैल्यू यूज करनी पड़ेगी रेजोनेंस कंडीशन के लिए सर्किट में, वो क्या होगी, इनिशियल वैल्यू का 1/5 पार्ट। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आपने एलसीआर सर्किट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई है, रेजोनेंस कब होल्ड करता है, उसका नेट इंपीडेंस कितना होता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम आपको ना टाइम की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है एस्टेट में, क्योंकि आपको जैसे रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह ये भी सोल्व करने पड़ते हैं, हिंदी इंग्लिश और फर्दर साइकोलॉजी भी सोल्व करनी पड़ती है। तो साइंस में आप ये मान के चलो जैसे टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, तो इक्वली प्रोपोर्शनल में 20 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 ही केमिस्ट्री के और 20 ही बायोलॉजी के। तो फिजिक्स का जो ज़्यादातर पार्ट है वो न्यूमेरिकल ही आते हैं। न्यूमेरिकल में एवरेज एक न्यूमेरिकल अगर आप उसकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखो तो 5 से 6 मिनट कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन आपको ना स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वो तभी होगा जब फॉर्मूला और कंसेप्ट टिप्स पे होगा। कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, रिमेंबर। फॉर्मूला को याद करने का एक ही लॉजिक होता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो, ऐसा आप फॉर्मूला को याद नहीं कर सकते, वो रूट लर्निंग हो जाएगा बेसिकली। आप कितना मर्जी याद कर लो, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप फॉर्मूला को याद नहीं रख पाओगे। इसलिए आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, ना कि फॉर्मूलाज पे। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है ऑप्टिक्स से। इसमें आपको ना एक कन्वेक्स लेंस गिवन है, एक कन्वेक्स लेंस की ना फोकल लेंथ गिवन है। अब कन्वेक्स लेंस होता है, पहले मैं कन्वेक्स लेंस के बारे में बता देता हूँ। ये लेंस कहलाता है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ना एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। अगर पैरेलल बीम की फॉर्म में लाइट आएगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी, और इस फोकस से लेके और जो इसका पोल है यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। इसकी फोकल लेंथ, क्योंकि ये राइट साइड में रेज को कन्वर्ज करता है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होल्ड करती है। दूसरा इन्होंने बात किया एक कनकेव लेंस है। अब कनकेव लेंस के अंदर अगर ऐसे ही ना पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए तो ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। इस लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और ये क्या होगा, अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो ये इसका फोकस लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो ना नेगेटिव एग्जिस्ट करती है कनकेव लेंस के केस में। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है +8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको ये मान लीजिए ये f1 है कन्वेक्स की और f2 है कनकेव की, ये बन जाएगा -10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब आपने ना कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को मिला के एक सिस्टम ऑफ लेंस जनरेट किया। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को मिला के एक सिस्टम ऑफ लेंस जनरेट किया।
अब इसकी आपको ना इफेक्टिव फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f1 है, कनकेव की फोकल लेंथ f2 है। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है कनकेव की। अब हम सबसे पहले ना कनकेव लेंस की पावर फाइंड आउट करेंगे P1, जो क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। क्योंकि टोटल सिस्टम की जो पावर होती है वो क्या होती है, सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। इसलिए आपको कन्वेक्स लेंस की पावर पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ कर दीजिए, ये बन जाएगा 1/8 और ये वैल्यू आएगी आपके पास पॉजिटिव में, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव है। फर्दर कनकेव लेंस की आप पावर कैलकुलेट करते हो 1/f2 और ये फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव है, तो ये आपके पास बन जाएगा -1 कितनी फोकल लेंथ गिवन आपको, इसकी 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी पावर आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। इस तरीके से अब जो कंबाइंड सिस्टम ये बना कन्वेक्स और कनकेव को मिला के, इसकी जो टोटल पावर है वो क्या बनेगी, सम ऑफ पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज। अब टोटल जो पावर है, टोटल पावर हो जाएगी वो सिस्टम की टोटल फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, जो हमको फाइंड आउट करनी है। कन्वेक्स और कनकेव की कंबाइंड पावर हमको फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1/8 और माइनस में 1/10। 1/f इज इक्वल टू, यहां से अगर आप एलसीएम लोगे 8 और 10 का, एलसीएम आपको कितना मिलेगा इसका, एलसीएम आपको मिलेगा यहां से 40। जब आप इसको फाइंड आउट करते हो ये आ जाएगा 1 फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1/40। इसका मतलब है जो फोकल लेंथ आएगी आपके पास +40 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि जो रिजल्टिंग इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो भी आपका एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव आई है। यानी कि इनका नेट कॉम्बिनेशन वो भी कन्वेक्स लेंस वाला नेचर होगा, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ क्या आई है हमारी पॉजिटिव आई है। तो +40 इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कंडीशन गिवन है, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किसी ना पर्टिकुलर प्लेनेट पे गिवन है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किसी प्लेनेट पे ना 5 सेकंड गिवन है। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड एंड द इफेक्टिव लेंथ इज 5 मीटर। उस प्लेनेट पे जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है, मान लीजिए उसको L1 से रिप्रेजेंट किया, वो 5 मीटर है। इफेक्टिव लेंथ बेसिकली पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो उसकी लेंथ होती है उसको बोलते हैं। और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है 2π√L//g। यहाँ पे हमने इसको L1 से रिप्रेजेंट किया। हाउ लॉन्ग शुड इट बी मेड टू मेक 20 ऑसिलेशन इन 30 सेकंड। अब हमको एक ना ऐसी सिचुएशन फाइंड आउट करनी है उसी, क्योंकि ना देखो उस प्लेनेट पे हमको ना सबसे पहले ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाउ लॉन्ग, यानी कि हमको ना इस पेंडुलम की जो ये लेंथ है जिससे ना ये बोब को सस्पेंड किया हुआ है, वो लेंथ को कितना नया बनाना पड़ेगा जिससे क्या हो। अब इसके टाइम पीरियड के अंदर मॉडिफिकेशन दे रखी है, इन्होंने बोला है 20 ऑसिलेशन 30 सेकंड के अंदर कवर कर रहा है। अगर आप यहां से ना टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हो एक ऑसिलेशन का, वो नया टाइम पीरियड बन जाएगा। 20 ऑसिलेशन कंप्लीट होती है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होएगी 30/20 सेकंड में, इसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड जो इसका नया आएगा, मान लीजिए इनिशियल टाइम पीरियड को T1 से एक्सप्रेस किया, दूसरे को T2 से एक्सप्रेस किया, वो बन जाएगा 3/2 सेकंड। इतना टाइम पीरियड होना चाहिए, उसके लिए आपको इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे जो हमारे पास अननोन है, L1 की वैल्यू गिवन है, लेंथ की, ग्रेविटी अननोन है। ग्रेविटी की वैल्यू का यूज ना यहाँ पे होगा, ये टाइम पीरियड फाइंड आउट, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है इफेक्टिव लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2π√, इफेक्टिव लेंथ आपको गिवन है 5 ग्रेविटी। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे आपको पास मिलेगा 25/4π² इज इक्वल टू 5/g। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, g की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये
4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की उस प्लेनेट पे, क्योंकि एक प्लेनेट पे मेंशन है, ये अर्थ पे तो खैर नहीं है। अब यहाँ पे आपको ना नए टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे T2 इज इक्वल टू, T2 की वैल्यू गिवन है 3/2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2, L2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसी प्लेनेट पे, वो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही लिया ऑलरेडी। वो वैल्यू हमारे पास कितनी आई है ग्रेविटी की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर और 5 से डिवाइड करोगे वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ से हमको L2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब L2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ना स्क्वायर करना पड़ेगा सबसे पहले, ये बन जाएगा 9/4 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 5L2 और डिवाइड में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स L2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4। L2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करते हो ये आपके पास आ जाएगा 0.45 मीटर, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सो इस तरीके से अगर आपको इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे उस पर्टिकुलर प्लेनेट पे, उसका यूज करोगे उसी प्लेनेट का, सॉरी उसी सिंपल पेंडुलम का दूसरी कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको टाइम पीरियड गिवन हो, ऑसिलेशन के टर्म्स में गिवन था। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि यहां पे बेसिकली जो ऑसिलेशन टाइम के टर्म्स में आपको गिवन है, यहां से आपको टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये एक नई टास्क आपको करने के लिए जो सिंपल पेंडुलम में आपके पास एक नया कंसेप्ट है। होप आपको ये क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडक्टर की ना रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वो बन जाता है R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है एक कंडक्टर के लिए जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। रो यहाँ पे ना रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। सो जो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करती है, यानी कि उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फर्दर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके पास ना, मान लीजिए आपके पास है ना दो, जैसे आपके पास एक पेन है, मान लीजिए वो एक पर्टिकुलर मेटल से बना हुआ और पेन की कैप है, तो पेन की लेंथ उसकी कैप से हमेशा ज्यादा होती है, तो पेन का रेजिस्टेंस उसकी कैप के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आप रेजिस्टिविटी की बात करो, रेजिस्टिविटी कैप की भी उतनी ही होगी जितनी पेन की होगी, क्योंकि दोनों का नेचर ऑफ मटेरियल सेम है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर आप इसको ना डायमेंशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हो रेजिस्टिविटी को, मान लीजिए इफ रेजिस्टिविटी का वैसे ना मतलब क्या होता है, इट इज द ओपोज ऑफर बाय ए कंडक्टर विद यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्पेसिफिकली लेंथ और एरिया के टर्म्स में कैसे डिफाइन किया हुआ है, रेजिस्टेंस को अगर आप ना 1 यूनिटी मान लोगे, 1 ओम इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ को मान लीजिए 1 मीटर और एरिया को मान लीजिए 1 स्क्वायर मीटर। तो जो आपके पास रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आई है, मान के चलो अभी हम यहाँ पे आर ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, रेजिस्टेंस के इक्वल है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, ओपोज ऑफर बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस के इक्वल ही होगी अगर उस कंडक्टर की लेंथ को यूनिटी मान लिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी यूनिटी मान लिया जाए। ये हमने उसको डायमेंशन के टर्म्स में बताया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की टर्म्स में बताया। अदरवाइज वो क्या होती है, नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो जो रेजिस्टिविटी है, सबसे पहले उन्होंने बोला क्या वो लेंथ पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। क्या वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी, यानी कि एरिया पे नहीं करेगी। थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे, यस इस पे डिपेंड करेगी। और क्या सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी या सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करेगी। और जैसे जैसे ना
टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आपको पता है एक कंडक्टर का ना रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और फर्दर उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये आपने ध्यान रखना। और रेजिस्टेंस भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक कंडक्टर का ओपोज बढ़ेगा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और फर्दर रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, जो कि क्या है उसके मेटल नेचर ऑफ मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक 5 किलोग्राम का मास है जो एक ना सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है जिसकी रेडियस 1 मीटर है। अब एक सर्कुलर पाथ हम ड्रॉ करते हैं, रेडियस 1 मीटर, यहाँ पे एक m मास का पार्टिकल है जिसका मास कितना गिवन, आपको 5 kg गिवन है, वो इस पे ना ट्रेवल कर रहा है। इफ द मास मूव विद 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि इसकी ना फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है 300, और 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर इसकी रेवोल्यूशन आपको गिवन है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी की रोटेशनल मोशन पे ऊपर बेस्ड है ये, पहली बात तो ये है। यहाँ पे आपको ना फ्रीक्वेंसी गिवन है एक m मास की जो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। इसको करने की क्या क्या पॉसिबल अप्रोच हो सकती है। पहली अप्रोच, अगर आप ना रोटेशनल मैकेनिक्स के टर्म में इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो एक तो आपके पास फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जिसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। मान लीजिए एक पर्टिकुलर ना, जैसे एक रोटेटिंग बॉडी अगर एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो, उसकी ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस केस में एक पार्टिकल की रोटेशन ऐसे है सर्कुलर ट्रैक पे। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, उसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। बेसिकली जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास का रोटेशनल एनालॉग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, लीनियर वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग है। जैसे आपने ना काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हाफ ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, मास को रिप्लेस कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया एंगुलर वेलोसिटी से। आपने ध्यान देना है, अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट r रेडियस के सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, उसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करेगा, mr²। क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है वो आपको मेंशन नहीं है कि वो रिंग पे मूव कर रहा है, डिस्क पे मूव कर रहा है, स्फीयर पे मूव कर रहा है, स्फेरिकल शेल पे मूव कर रहा है, वो बस एक r रेडियस के सर्कल के अंदर ट्रेवल कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा, mr²। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बन जाएगी m इंटू r²। अब आपके पास है ना ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आपको ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, न्यू की वैल्यू आपको ना पर सेकंड में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 1 मिनट में कितना 60 सेकंड एग्जिस्ट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। और अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हो, उसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बन जाएगा 10 पाई। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और इसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 10 पाई का कर दीजिए आप स्क्वायर। फर्दर तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, मास कितना गिवन है 5 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 2, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी गिवन है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1 ही एग्जिस्ट करेगा, तो ये बन जाएगा 100, 10 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करते हो, इसको कैंसिल करोगे बन जाएगा 50, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा आपके पास 250 और साथ में आ जाएगा पाई का स्क्वायर। सो ये अमाउंट ऑफ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। इन्होंने यूनिट मेंशन नहीं कर रखे, बेसिकली यहाँ पे जूल के अंदर ही आएगी अगर आप इसको यूनिट के टर्म में लिखोगे। ये हमने कंसेप्ट यूज किया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, जो रोटेशनल मोशन होती है एक ऑब्जेक्ट की, उसके बेसिस पे। अगर आप इसको ना सिंपल फॉर्मूला से करना चाहते हो, मैं आपको ना इसका एक सेकंड मेथड भी बता देता हूँ, जो ना हाफ mv² को इसी में कन्वर्ट करके ही आता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है हाफ mv², क्योंकि जब भी आप ना काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो सबसे पहले जो माइंड में फॉर्मूला क्लिक करता है वही होता है, अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, हम उसके पाथ की बात नहीं कर रहे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में चाहे वो सर्कुलर पाथ पे है, ये काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसकी। अगर यहाँ पे हाफ ऑफ m,
अब वेलोसिटी को, यह है लीनियर वेलोसिटी, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ क्या रिलेशन होल्ड करता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये बन जाएगा आर स्केयर ओमेगा स्केयर। यहां तक आप समझ रहे होंगे। m डिवाइडेड बाई 2 आर स्केयर मल्टीप्लाई विद ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। ओमेगा की वैल्यू पुट जब आप करोगे ये बन जाएगा 2 पाई न्यू, और इसका भी आपको स्केयर करना पड़ेगा। सो जो काइनेटिक एनर्जी आपको मिलती है फाइनली वो कितनी आएगी आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्केयर कर दोगे 4, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर न्यू स्केयर एम आर स्क्वायर। सो इस तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी के इस फॉर्मूले को हमने फिर फर्दर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले तक हम इसको लेके चले गए। अब देखिए जो जो वैल्यू आपको गिवन है, 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू को ऐसा चूज करेंगे क्योंकि आंसर में पाई स्क्वायर आया हुआ है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन्होंने बोल रखा है वो कितनी रोटेशन ट्रेवल कर रहा है, 300 रोटेशन 1 मिनट के अंदर ट्रेवल कर रहा है। फ्रीक्वेंसी होती है पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के लिए आपको ना मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 सेकंड होता है, ये आपके पास आ जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, मास उसका कितना गिवन है 5 kg मास गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ वो कितना 1 मीटर गिवन है, इसका कर दोगे स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 2 जा 50, 50 को 5 से करोगे 250 और ये पाई स्क्वायर। तो ये एक सेकंड अप्रोच है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, आंसर आपका सेम आएगा। चाहे इसको आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला पे बेस पे कर लीजिए जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, और या फिर आप इसको ना रोटेशनल मैकेनिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है उसके बेसिस पे भी कर सकते हो। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन ना ग्रेविटेशन से बिलोंग करता है। इन्होंने बोल रखा है कि अर्थ की सरफेस के कितनी डेप्थ में जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाफ रह जाएगी उसकी सरफेस के रिस्पेक्ट में। सरफेस पे मान लीजिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी है, और एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जब आप आ जाते हो, मान लीजिए ये डेप्थ आपको गिवन है डी, हाउ फॉर, अब यहाँ पे डी डेप्थ पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है मान लीजिए वो जी डैश है, वो सरफेस के कंपैरिजन में कितनी है, जी डिवाइडेड बाई 2, 50% रह जाएगी। तो आपको वो डेप्थ की वैल्यू कंसीडर करनी है। अब आपने जब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा होगा, आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अर्थ की सरफेस से अगर आप ना अपवर्ड मूव करते हो स्पेस में या फिर उसके सरफेस में डेप्थ में मूव करते हो, दोनों केसेस में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। हाइट के रिस्पेक्ट में तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए अर्थ के सरफेस से ना अगर आप h हाइट ऊपर चले जाते हो, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय r, और अगर आप डेप्थ में आ जाते हो, डेप्थ के कोरस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जी 1 माइनस में d डिवाइडेड बाय r। सो ये फॉर्मूला हमको लगाना है, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट ए डेप्थ d, इसका फॉर्मूला बनेगा g 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर, और ये ऑलरेडी गिवन है कि ये एक्सेलेरेशन कितनी रह जाएगी सरफेस के रिस्पेक्ट में, 50% रह जाएगी, यानी कि g डिवाइडेड बाई 2, g से g कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस में d डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, फर्दर d बाय आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, इसको फर्दर सोल्व करोगे डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ द रेडियस, रेडियस की वैल्यू इन्होंने बोल रखा है 6400 किलोमीटर यूज करनी है, 6400 किलोमीटर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे आपको मिलता है 3200, और ये आपके पास आंसर है किलोमीटर के अंदर, यानी कि सेकंड ऑप्शन। सो इस तरीके से आप ना अप्रोच कर सकते हो एक क्वेश्चन को, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूं, कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉर्मूला। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आप फॉर्मूला को मेमोराइज कर पाओगे, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, और तभी उसके बेसिस पे जो भी पॉसिबल एप्लीकेशंस आप उनको सोल्व कर पाओगे। क्योंकि फॉर्मूलाज तो क्या है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, कंसेप्ट ओवरऑल सेम रहता है। तो डिफरेंट, अब मान लीजिए अर्थ की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये भी फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या फिर आर माइनस डी का स्क्वायर। तो वो फॉर्मूले इन फॉर्मूला में कैसे मर्ज होते हैं, ये चीज आपको सिर्फ कंसेप्ट से ही क्लैरिटी बनेगी इस चीज की, है ना। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है किससे, मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे भी आप बोल सकते हो। इंपल्स ऑफ द फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें।
एक क्रिकेट बॉल का मास गिवन है, जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रही है वो वेलोसिटी गिवन है। एक बैट से वो हिट करती है, बैट के साथ जो बॉल का कोलिजन होता है वो ना मोमेंटरी होता है, यानी कि वो एक सेकंड के भी फ्रैक्शन पार्ट से बराबर होता है। दूसरा, इंपल्स का क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, ये तो था बैट और बॉल के कोलिजन पे। दूसरा, जैसे एक फील्डर ना बॉल को कैच करता है तो उसके हाथों के साथ जो बॉल का टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो जो क्या करता है कि भी टाइम बढ़ा देगा तो जो उस पर फोर्स लगेगी, जो एक्शन रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा टाइम पीरियड इंटरवल बढ़ा के। तो ये क्वेश्चन उससे भी कनेक्ट किया जा सकता है। टर्न बैक विद वेलोसिटी, टर्न बैक का मतलब अब बोलने एग्जैक्टली अपना पाथ फॉलो किया विद डिफरेंट वेलोसिटी। जैसे बैट से जब बॉल टकराई, जब बॉल हिट की और फाइनली जब वो मूव की, इंसिडेंट बॉल की वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। और जब फाइनली वो जो टर्न बैक का मतलब अपने पाथ को इसने फॉलो किया 20 मीटर पर सेकंड, एक बॉल का बैट के साथ कोलिजन गिवन है। मास ऑफ द बॉल आपको गिवन है 150 ग्राम, इसको किलोग्राम में कर लोगे -3 kg। इफ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज, मैंने आपको बताया था ना ये फ्रैक्शनल ऑफ सेकंड में होता है, 10⁻⁻2 सेकंड, 0.01 सेकंड है ना। इंपल्स ऑफ द फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंपल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंपल्स का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है आपके पास, क्या, एवरेज फोर्स जो इस टाइम इंटरवल में एक्ट करेगा इनटू जो स्मॉल टाइम इंटरवल, मान लीजिए इसको डेल्टा टी से आप एक्सप्रेस करते हो, आप इस स्मॉल टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। एवरेज फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एवरेज फोर्स की वैल्यू हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये टाइम इंटरवल उतना ही है जितने टाइम इंटरवल में कोलिजन हुआ। सो एवरेज इंपल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि बॉल का फाइनल मोमेंटम माइनस क्या है, बॉल का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, अब बॉल का फाइनल मोमेंटम तो ये है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, मास ऑफ द बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉल। मास ऑफ द बॉल आपको ये गिवन है 150 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इंटू में वेलोसिटी आपको गिवन है 20 सेकंड, और इनिशियल मोमेंटम है जो इसका, इसकी डायरेक्शन ये है। सो इसके रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे ना जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको नेगेटिव साइन यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा आपको। नेगेटिव साइन कंसीडर करोगे मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि 150 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई में वेलोसिटी कितनी गिवन है, इनिशियल 12। सो ओवरऑल जो आपके पास इंपल्स आएगा, आप इसमें से ना 150 इंटू 10⁻³ को कॉमन ले लोगे, फर्दर 30 को 12 में ऐड करोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 आ जाएगा, सॉरी 20 को 12 में ऐड करोगे, फर्दर इसको सोल्व करते हो, ये आपको मिलता है 15 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻², और इसका यूनिट क्या आता है, क्योंकि फोर्स को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, न्यूटन इंटू सेकेंड आता है इसका आंसर, यूनिट मतलब इंपल्स का। जब आप इसको फर्दर सोल्व करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, और इसको 100 से आपने डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10⁻⁻² है न्यूटन सेकंड के अंदर, तो आपके पास ये आ जाएगा 4.8 न्यूटन सेकंड। ये आपके पास एवरेज इंपल्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, और जो हमने इसमें फॉर्मूला यूज किया हुआ है वो भी आपको समझ में आया होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है इंपल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज, जब एक लाइट ना एक मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट है तो मैक्सिमम एनर्जी है जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो किस पे डिपेंड करेगी। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से। कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे ये बेस्ड है। सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं।
अगर एक मेटल है एक स्पेसिमेन की फॉर्म में, यहाँ पे इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट की फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए न्यू अमाउंट की फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इस पे इंसिडेंट किया है। मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नोट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि मिनिमम इतने अमाउंट की जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है लाइट है उतनी तो फॉल करनी ही पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सो इंसिडेंट जो लाइट है उसकी एनर्जी क्या बन जाएगी, इंसिडेंट एनर्जी बन जाएगी एच इंटू न्यू, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो बन जाएगी एच न्यू नोट। सो एच न्यू नोट तो वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए यूज होगी। अगर आपने उससे ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट किया तो ये जब इलेक्ट्रॉन ना मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएगा तो ये कुछ ना काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा। सो जो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो क्या हो जाएगी, जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है उसमें से ना मेटल का ना वर्क फंक्शन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो आपको गिवन है एच न्यू, और जो इसका वेव फंक्शन मेटल का एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है एच न्यू नोट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच, कॉमन ले लोगे, न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू एच चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओवरऑल ये ना फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी। When light is incident on a metallic surface, maximum kinetic energy of the emitted photon, ये maximum kinetic energy है। सबसे पहला बोला कि इंसिडेंट लाइट की वेलोसिटी पर डिपेंड करता नहीं, इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आपको ना वेलोसिटी नजर नहीं आया होगा। सेकेंडली, क्या ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता, बिल्कुल भी नहीं, इंटेंसिटी का भी यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं। जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ना वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं कि इस मेटल की सरफेस से कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। यानी कि नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के। सो हमारा आंसर ये बनता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, क्योंकि ओवरऑल हमने इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। थर्ड ऑप्शन। फोर्थ है टाइम इंटरवल फॉर विच लाइट इज इंसिडेंट, नहीं, टाइम से इंडिपेंडेंट प्रोसेस है ये। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो क्या है, एक टाइम इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तो ना जैसे इंसिडेंट लाइट के मेटल की सरफेस पर डलते ही इजेक्ट हो जाएंगे, और कुछ टाइम इलेक्ट्रॉन एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एमिट होंगे, जब उस अमाउंट का उसको थ्रेशोल्ड मिलेगा। नेक्स्ट वन इज, आपको ना एक प्लेन मिरर गिवन है, उसकी आपको ना एक तो फोकल लेंथ बतानी है और एक आपको बतानी है उसकी मैग्निफिकेशन। प्लेन मिरर के केस में, प्लेन मिरर को अगर आप ड्रॉ करते हो, ये प्लेन मिरर है, ये फ्रंट पे, ये तो इसका ना पॉलिश्ड पार्ट है मिरर का, पॉलिश्ड सरफेस, और ये क्या है इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड पार्ट या फिर रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब मान लीजिए प्लेन मिरर के, मैं एक बार इसको ना यहां पे दोबारा ड्रॉ करता हूं प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर से ना मान लीजिए d डिस्टेंस दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हम घरों में जो यूज करते हैं वो प्लेन मिरर ही यूज करते हैं। एक पर्सन इसके सामने खड़ा हुआ है, तो इमेज ना कहाँ पे बनेगी, पहली बात तो इमेज क्या बनेगी, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर के केस में ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। दूसरा, ये इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट इमेज बनेगी। सो जो इमेज का साइज है वो उतना ही होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट है, इस पर्सन की हाइट है मान लीजिए h1, तो जो इमेज की हाइट है वो है h2। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक पर्सन जब अपने आप को ना मिरर में देखता है, ये थोड़ी है कि वो उसको अपनी हाइट ज्यादा नजर आती है या उसको अपनी हाइट कम नजर आती है, उसको सेम हाइट नजर आती है। h2 और h1 आपस में बराबर है, यानी कि h और h मान लीजिए, तो मैग्निफिकेशन तो इसकी आ जाएगी 1। आप इसको मतलब डिराइव भी कर सकते हो। अब मैग्निफिकेशन इन दो केसेस में 1 है। अगर आप फोकल लेंथ की बात करते हो, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी एग्जिस्ट करती है, फोकल लेंथ बेसिकली प्लेन मिरर की एग्जिस्ट करती है 0। सो थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन।
फोकल लेंथ, अब मिरर फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हो। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, ये नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, इमेज का डिस्टेंस प्लस v, और सेम डिस्टेंस पे बनी है d, 1/d माइनस के 1/d, ये आ जाएगा 1/f के, जो कि आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसकी जो फोकल लेंथ है, अच्छा अगर आप इसको ना रेडियस ऑफ कर्वेचर से करते हो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो वैसे इसकी 0 ही आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके अंदर कोई बेंडिंग तो होती नहीं, प्लेन मिरर के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 0 होता है, r/2 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो फोकल लेंथ ना 0 आएगी। बस इस फॉर्मूला से खैर ये एग्जैक्टली प्रूव नहीं हो पाया, ये तो सेम था, तो ये तो वैसे 0 ही आ गया था, 1/f की वैल्यू 0 आ गई थी। चलो आपको ये डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा कि फोकल लेंथ प्लेन मिरर की कितनी होती है, 0 होती है, और मैग्निफिकेशन कितनी होती है उसकी, 1 होती है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा 1/f की वैल्यू ना 0 आ रही है आपके पास, ठीक है, फोकल लेंथ इसकी प्लेन मिरर की ना इनफाइनाइट फोकल लेंथ एग्जिस्ट करती है, ना कि 0। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करती है, यहां से देखोगे ना इस फॉर्मूला से फोकल लेंथ कितनी मिलेगी आपको, इनफाइनाइट फोकल लेंथ मिलती है। सो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगी इनफाइनाइट, और मैग्निफिकेशन हो जाएगी 1, ये आपने ध्यान रखना है प्लेन मिरर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंजिस लॉ पे बेस्ड है, क्या पूछ रखा है, क्या पूछा हुआ इसमें, कंजर्वेशन ऑफ, इनफाइनाइट फोकल लेंथ है ना। नेक्स्ट वन इज लेंजिस लॉ, कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करता है लेंजिस लॉ। अगर आप लेंजिस लॉ की बात करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम इसको स्टडी करते हैं। अगर एक बेसिकली जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करता है लेंजिस लॉ। अगर एक कोयल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ हम कहें मैग्नेटिक फ्लक्स जो एसोसिएटेड है, अगर वो टाइम डिपेंडेंट है, अगर टाइम के साथ साथ ना मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उस कोयल के अंदर ना इंड्यूस करंट की या इंड्यूस ईएमएफ की क्या पोलैरिटी होगी, क्या डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो बढ़ते हुए फ्लक्स का ओपोज करना चाहेगी कोयल, इंड्यूस करंट होगा जो, यानी कि वो फ्लक्स को डिक्रीज कर देगी टाइम के साथ साथ। और अगर उसका फ्लक्स ना टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगी, इंड्यूस ईएमएफ होगी जो इंड्यूस करंट होगा वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेंजिस लॉ इसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। अब जैसे मान लीजिए एक कोयल है जो इनिशियली उसके अंदर जो करंट है वो 0 है, कोई इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। अगर आप ना मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास लेके जाते हो, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना डाइवर्जिंग नेचर में एग्जिस्ट करती है,
सो इसके साथ ना एसोसिएटेड फ्लक्स ना इंस्टेंटली इंक्रीज हो गया। इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरीके से होंगी, इस बढ़ते हुए फ्लक्स का ओपोज करेगा, यानी कि डिक्रीज करने पड़ेगा। डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास करेगा, जिससे ओपोजिट डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। अब इसी में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन मैं और बताता हूं। अगर नॉर्थ पोल ना इनिशियली इसके ना पास रखा हुआ है और फ्लक्स एसोसिएटेड है, आप ना नॉर्थ पोल को एकदम ना इससे दूर लेके जाओ, यानी कि दोनों के दोनों केस में ना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा कोयल के अंदर। इस केस में क्या होगा, इसका फ्लक्स एकदम डिक्रीज करेगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये कोयल अपने घटते हुए फ्लक्स का ओपोज करेगी। ओपोज करने के लिए उस फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में फील्ड लाइन इंड्यूस हो जाएंगी। इस डायरेक्शन में फील्ड लाइन कब इंड्यूस हो जाएंगी, जब क्लॉकवाइज इसमें से करंट पास करेगा। ऐसे ही सेम सिचुएशन आप साउथ पोल के साथ भी देख सकते हो। सो इस तरीके से लेंजिस लॉ है जो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एक पॉइंट चार्ज क्यू जिसको ना रोटेट किया एक सर्कल में, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये क्वेश्चन है जिसमें ना हम ना चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है उसकी स्टडी करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्या हुआ जिसको ना रोटेट किया, ये स्मॉल चार्ज पार्टिकल है क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज क्या हुआ। एक दूसरा ना पॉइंट चार्ज मान लीजिए सर्कल के सेंटर पे रखा हुआ है, जिसकी ना चारों डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रोटेटिंग द चार्ज इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अगर इस चार्ज को आप एक कंप्लीट सर्कल के सरकमफेरेंस पे ट्रेवल करवा के यहीं पे वापस रख दो, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ऊपर बेस्ड है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और साथ साथ एक कंसेप्ट और हम यहां पे यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। वर्क डन जो हमने ना इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, अगर एक चार्ज को आप ना दो पॉइंट के बीच में मूव करवाते हो, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 4 वोल्ट, लो से हाई पोटेंशियल आप मूव करवाते हो, मान लीजिए 2 कूलम के चार्ज को, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू डिफरेंस इन द पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना, 2 कूलम, डिफरेंस कितना, 2 वोल्ट, यानी कि 4, और ये आ जाएगा जूल में। एक तो ना अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब आप ना चार्ज की मोशन के साथ एसोसिएटेड वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो उस केस में जो वर्क डन है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। चार्ज को आपको पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर दो पॉइंट ना सेम पोटेंशियल पे हो तो अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, एक क्यू कूलम चार्ज से आर डिस्टेंस दूर अगर आप एक ना सर्कुलर, जिसको बोलते हैं गोशियन सरफेस ड्रॉ करते हो, उस सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और सेम वैल्यू रहती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल V, इस पे भी V पोटेंशियल, इस पे भी V। ये सोर्स चार्ज हमारा कैपिटल क्या हुआ, R, मान लीजिए R रेडियस का ये सर्कल है, कितना पोटेंशियल होल्ड करेगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस पॉइंट पे भी सेम पोटेंशियल, इस पे भी सेम पोटेंशियल, इस पे भी सेम पोटेंशियल, हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल। अगर आप ना कोई दो पॉइंट चूज करते हो, मान लीजिए ये दो पॉइंट चूज किया, यहां से यहां पे ना चार्ज को मूव करवाना है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों तो एक ही पोटेंशियल पे हैं क्योंकि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दो पॉइंट जो सेम पोटेंशियल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, एक चार्ज को मूव करने के लिए नेट वर्क डन कितना होगा, 0 वर्क डन हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने में वर्क डन कितना होता है, 0। चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवा रहे हो, उसकी क्या शर्त है, अगर आप वर्क डन करना चाहते हो तो उन पॉइंट के बीच में डेफिनेटली एक नॉन जीरो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा नॉन जीरो, जैसा इस केस में मैंने आपको बताया है। लेकिन ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा 0। नेक्स्ट वन इज इन इलास्टिक कोलिजन में दो बॉडीज के बीच में, ये आपका क्वेश्चन बेस्ड है इन इलास्टिक कोलिजन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी आर ऑलवेज रिमेन कंजर्व, लीनियर मोमेंटम,
हमेशा कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन से पहले आपको ना इलास्टिक कोलिजन की नॉलेज होनी चाहिए। हम इनका डिफरेंशिएशन स्टडी करते हैं, इलास्टिक कोलिजन का और इन इलास्टिक कोलिजन का, ताकि आपको ना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपको इन इलास्टिक कोलिजन गिवन है। पहली बात, इन इलास्टिक कोलिजन में अगर आप देखोगे, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो आफ्टर कोलिजन वो दो बॉडी क्या होती है, एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं, तो उनकी ना रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो न्यूमरेटर 0 होने से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 बन जाएगी। इलास्टिक कोलिजन में वो एक दूसरे से स्टिक नहीं होती हैं, ये डिफरेंस है। इलास्टिक कोलिजन में सेकंड पॉइंट, जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। दूसरा मोमेंटम है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। फर्दर अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्योंकि इस कोलिजन में जो आफ्टर कोलिजन है, हमको दोनों ऑब्जेक्ट की ना जो वेलोसिटी का अमाउंट है वो फाइंड आउट किया जा सकता है उनके मास और प्रीवियस वेलोसिटी के टर्म्स में। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के कोरस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से स्टक हो जाते हैं, तो वहां पे दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इन इलास्टिक कोलिजन में अगर आप बात करो, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मोमेंटम की बात करो, मोमेंटम तो यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ को होल्ड करता है, ये तो हमेशा ही, इवन की न्यूक्लियर रिएक्शन में भी क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड करता है। आज तक ना तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में ना ही माइक्रोस्कोपिक डोमेन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कोई भी वायोलेशन होल्ड किया, आज तक नहीं किया। यानी कि कोई भी ऐसी रिएक्शन होल्ड नहीं की जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करती है, डिनाई करती है ना। इंटरेस्टिंग। तो ये तो यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी इन इलास्टिक कोलिजन में, क्योंकि फाइनली जो वो दो बॉडीज ना एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी तो उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो काइनेटिक एनर्जी डिटेक्ट नहीं की जा सकती, ये कंजर्व नहीं रहेगी। अब इन्होंने बोला कि भी कौन कौन सी क्वांटिटी जो कंजर्व रहती हैं, ऑलवेज रिमेन कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहती। अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करो, ऑलवेज इन्होंने एक वर्ड लिखा ना ऑलवेज, तो ये सिर्फ लीनियर मोमेंटम ही होल्ड करता है यहाँ पे। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ना दो पार्ट आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी ही नहीं कंजर्व तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी, है ना। और ये तो खैर भारी हो गया नेगलेक्ट, तो सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा इन इलास्टिक कोलिजन में। ये क्वेश्चन बेस्ड है स्प्रिंग का, स्प्रिंग पे बेस्ड है ये, स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। आपको ना यहाँ पे ना दो स्प्रिंग गिवन है, मान लीजिए एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये तो स्प्रिंग ए है और ये दूसरा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग बी गिवन आपको। दो स्प्रिंग गिवन है, इसका ना स्प्रिंग कांस्टेंट है के ए और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के बी, जो कि ए के कंपैरिजन में 50% है। इन्होंने बोला कि सेम फोर्स से इनको ना स्ट्रेच किया, मान लीजिए इनको ना एफ अमाउंट का फोर्स लगा दिया दोनों स्प्रिंग पे, चाहे एक ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके। अच्छा, इस डायग्राम को हम ना सिर्फ स्प्रिंग के लिए ही बना रहे हैं। ये स्प्रिंग ए है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होल्ड करता है के ए, दूसरा जो आपके पास स्प्रिंग है वो स्प्रिंग बी है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के बी। मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड, फोर एंड का क्या मतलब है, ए के बी इस एंड पे फोर्स लगाया, इस एंड पे भी फोर्स लगाया सेम अमाउंट का, बी के इस एंड पे भी फोर्स लगाया, इस एंड पे भी फोर्स लगाया, और इनमें मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, या फिर अगर आप इनको खींचते हो स्ट्रेच प्रोड्यूस, स्ट्रेच स्ट्रेच किया ना, मान लीजिए ए के अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है एक्स ए और बी के अंदर जो प्रोड्यूस हुई है वो बन जाएगा एक्स बी। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई,
अब ऐसी स्ट्रेचिंग करने से ए के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, ई स्टोर हुई है। बी के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, मान लीजिए ई डैश स्टोर हुई है, वो आपको ना ई की टर्म्स में फाइंड आउट करनी है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी आपने एक ना स्प्रिंग को ना स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, तो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ना रीस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है, के इंटू एक्स। के यहाँ पे एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ स्ट्रेच या फिर अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। अब इन्होंने बोला है इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया दोनों के दोनों स्प्रिंग पे, तो दोनों के दोनों स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो सेम डेवलप होगा। रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन स्प्रिंग ए इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन स्प्रिंग बी। ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, अमाउंट ऑफ स्ट्रेच एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स इन बी। वो क्या है, स्प्रिंग ए के कंपैरिजन में 50% है, और अमाउंट ऑफ कंप्रेशन इन द स्प्रिंग मान लीजिए एक्स बी। ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा, के ए से के ए कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स ए। यानी कि यहां पे जो बी स्प्रिंग के अंदर अप्लाइड फोर्स की वजह से एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुई है वो ए के कंपैरिजन में क्या है, डबल है। वैसे भी क्या है, ए का ना स्प्रिंग कांस्टेंट बी से डबल है, यानी कि ए स्प्रिंग ना बी के कंपैरिजन में, आप ये मान सकते हो उसकी ना एक तो लेंथ कम है, क्योंकि ना स्प्रिंग कांस्टेंट ना इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लेंथ होता है, लेकिन वो उसकी ना जो मोटाई होती है वायर की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि या तो ना जो ए स्प्रिंग है वो बी के कंपैरिजन में उसकी थिकनेस भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी लेंथ कम होगी, और एक उसका ना जो सर्कल ऑफ स्प्रिंग का जो घेरा होता है उसके भी क्या, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। सो एक्स बी के अंदर ना ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ना ए के कंपैरिजन में हाफ है। अब हमको ना एनर्जी की वैल्यू बतानी है। एनर्जी प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इनटू अमाउंट ऑफ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, उसका स्क्वायर कर दीजिए। कैसे सोल्व करोगे इसको, 1/2। और आपको ना जो ये एनर्जी ई गिवन है ना स्प्रिंग ए के केस में, जो स्प्रिंग ए है उसकी एनर्जी को ई से एक्सप्रेस किया वो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द ए एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, उसका स्क्वायर। अब हमको ना ये बी की एनर्जी ना उस फॉर्मूला की टर्म में एक्सप्रेस करनी है। बी का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ए के स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या है, 50% है, तो के ए डिवाइडेड बाई 2 इनटू में एक्स जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वो उसके कंपैरिजन में डबल है, ट्वाइस ऑफ एक्स ए, इसका कर दीजिए आप स्क्वायर। अब जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, हाफ ऑफ, अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे के ए एक्स ए का स्क्वायर, यानी कि ए की एनर्जी को मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2, ये क्या बन जाएगा, एनर्जी ऑफ ए। तो बी की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ए की एनर्जी का क्या हो जाएगी, डबल, और ए की एनर्जी आपको गिवन है कैपिटल ई, 2E, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन कर सकते हो। स्प्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वो, अप्लाइड फोर्स सेम है दोनों में, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अर्थ की रेडियस को इन्होंने बोला कि 3 टाइम्स अगर बढ़ा दिया जाए, ये क्वेश्चन भी ग्रेविटेशन चैप्टर से बिलोंग करता है, और कौन से टॉपिक से, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, कि उसके अंदर क्या वेरिएशन आएगा डेंसिटी की टर्म्स में। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम 3 टाइम्स, अर्थ की जो रेडियस है मान लीजिए दूसरी बार उसकी रेडियस R2 बन गई, पहले के कंपैरिजन में 3R, बिकम 3 टाइम्स, देन व्हाट शुड बी द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द सच दैट एक्सेलेरेशन डज नॉट चेंजेस। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए
डेंसिटी के अंदर क्या चेंज करना चाहिए, कितना मल्टीपल होना चाहिए इनिशियल डेंसिटी का। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन्होंने बोला अर्थ की रेडियस को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, उसकी डेंसिटी के अंदर क्या चेंजेस होनी चाहिए जिससे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पे वो सेम रहे। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप ना जैसे ये अर्थ ड्रॉ करते हो जिसकी रेडियस आ रहा है, इसकी सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हम ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ना रेडियस और डेंसिटी की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। मास को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। फर्दर इसको लिखोगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब अर्थ क्या है कि ना होमोजेनियस स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आ रहा है, वॉल्यूम क्या बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर का क्यूब, और आर स्क्वायर डिवाइड में है ही है, इनटू में डेंसिटी। फर्दर इसको सोल्व करोगे मिलेगा 4g पाई डिवाइडेड बाई 3, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, आर बच जाएगा, रेडियस इनटू डेंसिटी। यानी कि अब ये तो एक ना कांस्टेंट क्वांटिटी है 4g पाई डिवाइडेड बाई 3, यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ के। अगर आप ना रेडियस को 3 टाइम्स कर दोगे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने कांस्टेंट रखना, मान लीजिए यहाँ पे जी रहना चाहिए। अब इसको आपने कर दिया 3 टाइम्स, डेंसिटी को आपको करना पड़ेगा 1/3 ताकि इस ग्रेविटी की वैल्यू आर इंटू डेंसिटी ही रहे। तो इसका आंसर क्या आएगा, डेंसिटी रिड्यूसेस टू हाफ, गलत है, डेंसिटी बिकम 1/3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। डबल से भी नहीं होएगा ना 3 टाइम्स होएगा, 1/3 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक्सेलेरेशन को 3 टाइम्स कर दिया, सॉरी रेडियस को, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस ऑफ द अर्थ और डेंसिटी ऑफ द अर्थ के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। रेडियस को 3 टाइम्स करोगे, डेंसिटी को 1/3 करना पड़ेगा। और आप इन फ्यूचर के लिए ना ये ध्यान रखना, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ के। और अगर कोई और प्लेनेट हो तो उस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट इनटू डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन इन फ्यूचर में मिल सकता है टीचिंग एग्जाम में, ये एक अच्छा कंसेप्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट वन इज कार्बन की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आपको गिवन है 54 इंटू 10⁻³ ओम। परसेंटेज टॉलरेंस, जो टॉलरेंस है उसकी परसेंटेज वैल्यू गिवन आपको 5%। कलर कोडिंग बतानी है कार्बन रजिस्टर पे। कार्बन रजिस्टर की ना कलर कोडिंग एग्जिस्ट करती है, उसके लिए जैसे ना कुछ कोड एग्जिस्ट करते हैं, वो कोड अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये टेबल ना हम यहाँ पे बनाएंगे। एक टेबल एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे तो ना कलर का नेम आएगा, यहाँ पे उनके कोरस्पॉन्डिंग 10 की पावर आएगी। पहली टेबल में तो आपके पास आएगा कलर, उसके बाद आपके पास आएगी 10 की पावर। अब देखिए, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ग्रे, ब्राउन, सो इस तरीके से ये कलर होल्ड करते हैं। इसके लिए 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6 एंड सो ऑन, ऐसे करते हैं। और जो ये पावर का सफिक्स बोल सकते हो आप इसको,
या एक्सपोनेंट वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पे। जो एक्सपोनेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब आपको जो ये कलर गिवन है 54 इंटू 10⁻³ ओम, और इसमें जो ये टॉलरेंस है, परसेंटेज टॉलरेंस, इसमें ऐड करके लिखते हैं 5%। ये जो पहली न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें से जो कलर कोड है उसके 5 के कोरस्पोंडिंग कौन सा यहां पे होल्ड कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे जो कलर आता है वो ग्रे आता है, और यहाँ पे कलर आएगा ग्रीन। फर्स्ट किसके कोरस्पोंडिंग आया? ग्रीन के कोरस्पोंडिंग आया। सेकंड जो न्यूमेरिकल है 4, 4 किसके कोरस्पोंडिंग आया? येलो के कोरस्पोंडिंग आया। अब 10 का जो एक्सपोनेंट है 3, 3 की किसके कोरस्पोंडिंग आया? 3 ऑरेंज के कोरस्पोंडिंग आया। तो जो 10 की पावर 3 है, इसके कोरस्पोंडिंग कलर यहाँ पे शो किया हुआ है ऑरेंज। अब देखिए टॉलरेंस के लिए एक जो टेबल एग्जिस्ट करती है, सिल्वर बैंड और गोल्डन बैंड जो होते हैं। सिल्वर बैंड के लिए जो आपके पास है ना टॉलरेंस एग्जिस्ट करता है, वो 10% टॉलरेंस एग्जिस्ट करता है, और गोल्डन के लिए एग्जिस्ट करता है 5%। तो यहाँ पे जो 5 है वो गोल्डन को एक्सप्रेस करेगा। तो इसके बेसिस पे ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनता है। पहला ऑप्शन है ग्रीन, दूसरा है येलो, थर्ड वन इज ऑरेंज एंड फाइनली गोल्डन बैंड्स। ये टेबल आपने याद रखनी है, जिसमें कलर कोडिंग को ना पावर की टर्म्स में और एक्सपोनेंट की टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। और आप इससे जो क्या होता है, कार्बन रेजिस्टेंस होता है जिसके ऊपर कलर कोड की सीक्वेंस गिवन होती है, उसके रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू 10 की पावर के साथ फर्दर टॉलरेंस की वैल्यू के साथ फाइंड आउट कर सकते हो। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एक मेटेलिक रोड है, अगर उसको ना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पुट करोगे, अलाइन इटसेल्फ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द नेचर ऑफ द मटेरियल इज। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड की ना ये डायरेक्शन होल्ड करती है। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होल्ड करती है। इनिशियली ना स्पेसिमेन को ऐसे पुट किया था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ना स्पेसिमेन अपने आप को ना ऐसे अलाइन कर लेता है। अब अगर ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से ऐसे पास करती, यानी कि ये स्पेसिमेन मैग्नेटिक फील्ड के पास होने से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो, फिर तो इसकी ओरिएंटेशन ऐसी रहती, फिर ये सब्सटेंस कहलाता फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और वो खुद के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को या कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो। उससे कम स्ट्रेंथ होती है पैरामैग्नेटिक में, वो भी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करते हैं लेकिन फेरोमैग्नेटिक फील्ड से कम अलाउ करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ नहीं करते, इस वजह से वो अपने आप को ना परपेंडिकुलर अलाइन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि भी मैग्नेटिक फील्ड को ना कम स्पेस मिलता है उनके अंदर को क्रॉस करने का, और उनके अंदर ना मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक में ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक है वो तो क्या होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज हो जाते हैं स्पेसिमेन। कुछ ऐसे स्पेसिमेन होते हैं जिनको आप मैग्नेटाइज करके ना, जैसे मान लीजिए बेसिकली वो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनेगा लेकिन एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बनाया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जैसे आपके पास आयरन निकल कोबाल्ट है, उनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। सो इस केस में जो आपका आंसर आएगा नेचर ऑफ मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल आएगा, जो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ओपोजिटली अलाइन, ओपोजिटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और कम से कम अपना एरिया प्रोवाइड करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने के लिए। सो यहाँ पे हमारा 2020 का जो टीजीटी साइंस का एग्जाम है
वो कंप्लीट होता है। होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। जो भी हमने इसमें कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, फॉर्मूला यूज़ किया है, वो आपको समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।